साथ साथ बहुत से लोगों की क्वेरी आ रही थी कि वो नर्सरी जो है नहीं डाल पा रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ नॉलेज हम लोग यहाँ से लेंगे, ताकि हम लोग जो है नर्सरी स्थापित कर सकें। क्योंकि नर्सरी ठीक छोटे बच्चों जैसी होती है कि बच्चों की देखभाल करते हैं, और धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होते हैं तो माँ बाप को देखते हैं, नहीं तो कम से कम समाज को तो देखते ही देखते हैं। इसी प्रकार से नर्सरी हम डालते हैं। बच्चों और नर्सरी में बस इतना ही डिफरेंस रहता है कि नर्सरी एकदम नीरस पड़ी रहती है, खेलती कूदती नहीं है, जबकि बच्चे जब पलते हैं तो थोड़ा खेलते कूदते बोलते हैं, तो हम लोग उनको देख देख के थोड़ा एंजॉय करते रहते हैं। नर्सरी भी उस समय हम लोगों को सभी चीजें वापस करती है, आरोग्य के रूप में या फलों के रूप में, सब्जियों के रूप में। तो नर्सरी स्थापना में हम लोग देखेंगे कि हम लोग पहले स्टेप बाय स्टेप जो है चलते हैं। नेक्स्ट प्लीज। सबसे पहले तो हम लोग एक खेत का चुनाव करेंगे जहां में हमें नर्सरी स्थापित करनी है। उस जगह की जो है अच्छे से, और उसमें पहले पानी डाल देंगे, 2-3 दिन पहले पानी लगा के उस मिट्टी को नम कर लेंगे। जब अच्छे से नम हो जाती है, जो बैकग्राउंड में है, जब अच्छे से मिट्टी नम हो जाती है, तब जो है आप उसको बढ़िया से गुड़ाई कर लीजिए। मिट्टी की जुताई गुड़ाई करके फिर नेक्स्ट है उसको समतलीकरण उसका करते हैं, उसको बराबर करते हैं। बराबर भी ऐसा करते हैं कि एक तरफ हल्का सा ऊंचा रहे और एक तरफ हल्का सा नीचा, या अगर आपके वहां पानी की समस्या नहीं है तो आप उसको बराबर भी रख सकते हैं। कहीं कहीं पानी बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि नर्सरी में अगर जो ज्यादा पानी रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी, और पानी बिल्कुल नहीं रहेगा तब भी समस्या रहेगी। यानी हमारी नर्सरी हमेशा थोड़ी थोड़ी गीली रहनी चाहिए, बिल्कुल सूखी भी नहीं, और बहुत ज्यादा उसमें पानी भी भरा नहीं रहना चाहिए। क्योंकि पानी ज्यादा भरे रहेगा तो हमारे बीज जो है सड़ जाएंगे, और पानी नहीं मिलेगा तो जो छोटी छोटी पौध उसमें से निकलती है उसको नरिशमेंट नहीं मिलेगा और वो सूख जाएंगे। तो उसका समतलीकरण कर लेंगे, उसको किसी भी चीज से बराबर कर लेंगे, किसी पाइप से या किसी फावड़े की मदद से या लकड़ी की मदद से उसको बराबर कर लेंगे। नेक्स्ट। फिर समतलीकरण करने के बाद उसका जब चुनाव करेंगे, उसको क्यारी को बनाएंगे, तो क्यारी को किनारे से थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे। क्योंकि कभी कभी बरसात के समय, चूंकि इस समय आज समय बरसात हो रही है, तो बाहर जो पानी गिर रहा है वो क्यारियों में ना आ जाए और हमारे बीज ना खराब हो जाए, इसलिए क्यारियों को थोड़ा सा किनारे से ऊंचा रखेंगे। अगर बारिश का समय है तो हम जो अंदर क्यारी बना रहे हैं, जो बेड बना रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा सा 6 इंच से 1 फीट लगभग ऊंचा रखेंगे, ताकि पानी किनारे किनारे भरे। और अगर पानी की समस्या नहीं है, यानी बरसात का समय नहीं है, तो हम उसी खेत के लेवल में इसको बना सकते हैं, लेकिन चारों तरफ से उसको एक बांध बना के, मेड़ बना के उसको बंद जरूर कर देंगे, ताकि बाहर का पानी अगर अचानक बारिश होती है या कहीं से पानी खुल जाता है तो अचानक से उसमें पानी का जल, यानी कि जल भराव की समस्या ना होने पाए। नेक्स्ट। फिर बीजों की बुआई। क्योंकि छोटे छोटे बीज होते हैं तो हम लोग उसको बस ऊपर से स्प्रिंकल यानी छिड़क देंगे, थोड़ा थोड़ा बीजों का छिड़काव करते चलेंगे। और अगर जो बीज बड़े हैं, अगर मटर जैसे बीज हैं या आपके आंवला वगैरह जैसे बीज हैं, आंवला के बीज जो हैं, अश्वगंधा के बीज महीन होते हैं, वो तो छिड़काव करके आप बो सकते हैं। लेकिन आंवले के बीज हैं और आपके सहजन के बीज हैं, ये बड़े बड़े बीज होते हैं। तो इनको आप जो है मिट्टी के अंदर थोड़ा थोड़ा अंदर दबा देंगे, उंगली से छेद करके उसमें आप दो दो बीज करके 6-6 इंच की दूरी पर डालते चलेंगे। नेक्स्ट। फिर बीजों को छिड़काव करने के बाद अगर आपके बीज एक जगह पे ज्यादा गिर गए हैं तो उनको जो है उंगलियों के हाथ से उसको व्यवस्थित कर देंगे, यानी कि उनको बराबर फैला लेंगे, ताकि एक जगह पे ज्यादा बीज और ज्यादा गट्ठर अगर पौधे निकलेंगे तो उनको नरिशमेंट ठीक से नहीं मिल पाएगा, तो पौधे बढ़ने में भी दिक्कत होती है। नेक्स्ट। फिर फावड़े की सहायता से या किसी बराबर पाटा, उल्टे पाटे की सहायता से या किसी भी बराबर चीज से उसको, फिर इनको जो है समतलीकरण करके अच्छे से फावड़े से दबा देंगे, ताकि बीज एक साथ दब जाएं मिट्टी में। और जो बीज ऊपर निकले रह गए हैं, कुछ बीज ऊपर निकले रह जाएंगे, तो उनको ऊपर से
नेक्स्ट, ऊपर से मिट्टी का छिड़काव करके उनको ढक देंगे। ढक के ऊपर से जो है एक टाट की अगर आपके पास बोरी है या पॉलीथीन है, पॉलीबैग वगैरह है, उनसे इसको ढक देंगे। हल्का सा पानी का छिड़काव करके इसको ढक देंगे, ताकि बीज जब अंकुरित होते हैं तो एक गर्मी पैदा होती है, उस गर्मी में बहुत तेजी से उनकी वृद्धि होती है। नेक्स्ट, फिर अगर छोटे बीज हैं तो वो लगभग 21 दिन या 1 महीने में तैयार हो जाते हैं, और जो बड़े बीज हैं उनको लगभग 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं तैयार होने में, पौध तैयार होने में। लगभग 1 फीट की जब हमारी पौध तैयार हो जाएगी तो उसको 6 से 7 दिन तक पहले हल्की धूप दिखाएंगे 2 घंटे की। फिर उस धूप दिखाने की जो इंटेंसिटी उसको बढ़ाते जाएंगे। पहले 2 घंटे दिखाएंगे धूप नर्सरी को, फिर 4 घंटे दिखाएंगे, फिर बढ़ाते बढ़ाते जब 8 घंटे की धूप हमारे पौधे झेलने लायक हो जाएंगे, तब उनको जो है हम किसी दूसरे जगह पे स्थापित करेंगे। अगर आप तुरंत किसी पौधे को ले जाके अचानक से धूप में लगा देते हैं तो मुरझा के मर जाते हैं। इसका विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हमने अच्छे से नर्सरी तैयार कर ली है और उनको अगर जो स्थापित नहीं कर पाए तो नर्सरी हमारी बेकार हो जाती है। फिर हम देखेंगे कि नर्सरी अलग अलग मौसम में नर्सरी को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा जाड़ा है तो पॉलीथीन का एक पॉली हाउस बना के उसके अंदर हम अगर जो नर्सरी लगाते हैं तो किसी भी मौसम यानी जाड़े के मौसम में भी हम नर्सरी स्थापित कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में हमारे पास ग्रीन नेट की जाली आती है, उससे हम नर्सरी का एक नर्सरी हाउस बना सकते हैं, जिसके अंदर जो पौध हैं वो गर्मी से बचे रह सकते हैं। बरसात है तो बरसात में नीचे से हवा खुली रहेगी, ऊपर से जो है हम पॉलीबैग का एक घर बना लेंगे। तो इस प्रकार से पॉली हाउस से हम अपने पौधों को बरसात से बचा सकते हैं। और जहाँ पे गांव में ये सब की सुविधा नहीं उपलब्ध है, वहां अपना देसी जुगाड़ काम करता है। तो उसमें बस 2 डंडियां गाड़ देनी है और दूसरी तरफ 2 किले या छोटी डंडियां गाड़ के ही हम एक पॉलीथीन को या तिरपाल वगैरह छोटा सा एक लेके उसको जो है थोड़ा सा तिरछा करके टांग देते हैं, ताकि बरसात का पानी उस पर ना रुके और वो बाहर निकल जाए। इस प्रकार से हम देसी जुगाड़ के साथ जो है एक पॉली हाउस बना लें तो भी हम किसी भी मौसम में नर्सरी बोलते हैं। इसके 27 से भी अधिक नाम हैं, और हिंदी में इसको घीकुआर, ग्वारपाठा या ढिकवार बोलते हैं। लैटिन नेम इसका एलोवेरा है, जो आजकल सभी जगह प्रचलित भी है और इसी नाम से इसको जाना भी जाता है। इसका पौधा जो है 1 से 2 फीट तक ऊंचा रहता है, चौड़ी मांसल पत्तियां होती हैं इसकी, और इसको काटने पे घी के समान चिपचिपा मज्जा इसमें से निकलती है, इसी के नाम से इसको घी कुंवर भी बोलते हैं। और इसको काटने पर पीले पीले रंग का जो है एक सार भी निकलता है, जिसे सुखाने पर ये अपारदर्शक घन रूप ले लेता है। जिसे सुखाने पर जो ये जम जाता है तो इसे कुंवारी सार भी बोलते हैं, इसको महासार भी बोलते हैं, कन्या सार बोलते हैं, और आम बोलचाल की भाषा में इसे मुसब्बर या एलुआ बोलते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक सूर्य की रोशनी में सुखाया हुआ, और दूसरा अगर हम इसको तेज आंच पर या अग्नि पर पाक करते हैं। तो दोनों के ही जो है देखने पे ही आपको दिखेगा कि एक जो है काला काला सा अपारदर्शक रहता है, तो ये सूर्य वाला रहता है जो धूप में सुखाकर बनाया जाता है, और दूसरा थोड़ा कांच के पत्थर या पत्थर की तरह अपारदर्शक ये भी रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा आर पार यानी अर्ध पारदर्शक हम कह सकते हैं दिखाई देता है। तो एलोवेरा लगाने का जो तरीका है, इसके छोटे छोटे जब बड़ा पौधा हो जाता है तो इसके किनारे से छोटे छोटे पौध निकलती हैं। तो जो पौध जो है कम से कम 10 दिन या 1 महीना पुरानी जो पौध हो जाती है, उस पौध को हम सावधानी के साथ उसकी जड़ काट के निकाल लेते हैं, और चूंकि उसकी जड़ जो है मदर प्लांट के साथ लगी रहती है तो उसको कट करके जड़ सहित उसके छोटे पौध को निकाल कर कम पानी वाली जगह में या गमले में आप इसको लगा सकते हैं। एलोवेरा का एक बहुत ही अच्छा गुण है कि अगर इसको आप धूप में लगाते हैं तो इसका जो सार होता है थोड़ा तिक्त रस का ज्यादा हो जाता है। इसलिए आपको अगर मीठा सार चाहिए, यानी इसका गूदा जो है हल्का मीठा लगे, कड़वापन ना मारे, तो आप इसको छाया में अगर लगाते हैं
तो इसका जो गूदा होता है वो कड़वा कम होता है, तो आप इसको आराम से खा भी सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए इसे कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए जल भराव वाली जगह पे इसको कभी नहीं लगाएँ, नहीं तो ये सूख जाएगा। और अगर आप बहुत दिन से इसमें पानी नहीं डाले हैं, इसके पत्ते पीले पड़ने लगे हैं, तो इसको पानी ज़रूर डाल दीजिए और बहुत ज़्यादा जल भराव ना हो, इसका हमेशा ध्यान रखें। नेक्स्ट, इसके गुणों में अगर जो देखेंगे, ये वात, पित्त और कफ तीनों पे ही अपना जो है प्रभाव दिखाती है और उचित अनुपान के साथ अगर हम लेते हैं, तो ये सभी प्रकार के रोगों में प्रबंधन के रूप में दिया जा सकता है। नेक्स्ट, अगर थोड़ी मात्रा में इसको हम खाते हैं, यानी अगर ताज़ा जल की मात्रा 5 से 10 ग्राम एमएल तक लेते हैं और मुसब्बर की मात्रा 100 से 300 मिलीग्राम तक अगर हम लेते हैं, तो ये दीपन पाचन यानी कि भूख को बढ़ाने वाला, खाने को डाइजेस्ट करने वाला और जो पेट में मल पदार्थ चिपक गया है, उसको भेदन करने वाला, यानी उसको तोड़-फोड़ कर शरीर से बाहर निकालने वाला देखा गया है। ये लीवर अगर बढ़ा हुआ है, तो उसमें भी लाभ पहुँचाता है। तिल्ली अगर बढ़ी है, तो उसमें भी लाभ पहुँचाती है। नेक्स्ट, अधिक मात्रा अगर देते हैं, तो उसके प्रभाव में देखते हैं कि जो ताज़ा जेल की मात्रा अगर हम 60 से 100 एमएल तक कर देते हैं और मुसब्बर की मात्रा 300 मिलीग्राम से ज़्यादा अगर हम देते हैं, तो ये विरेचक यानी कि दस्त लाने वाला होता है। यानी आपका अगर मल नहीं साफ़ हो रहा है, आपको कब्ज़ है, तब आप इसकी मात्रा बढ़ाकर लेते हैं, तो आपको दस्तावर के रूप में ये पेश होता है। और ये पेट के जो कृमि होते हैं, खासकर जो धागे वाले जिनको थ्रेडवर्म बोलते हैं, उनको ये शरीर से बाहर निकालता है, उनको मारता है। लेकिन हमेशा ध्यान देना चाहिए कि इसकी जो क्रिया है, वो बहुत धीमी होती है। इसीलिए ये 10 से 12 घंटे लेता है अपना काम दिखाने में, यानी दस्त लाने में। लेकिन अगर आप इसकी मात्रा बढ़ा कर लेते हैं, तो दस्त उतनी ही देर में यानी 10 से 12 घंटे में। बहुत से लोग सोचेंगे कि हाँ, थोड़ी ज़्यादा मात्रा ले लें, तो जल्दी-जल्दी दस्त हो जाएँगे। ऐसा नहीं होता है। ये 10 से 12 घंटे लेता ही है। अगर आप मात्रा को बढ़ा देंगे, तो दस्त उतनी ही देर में आएगा, लेकिन आपके पेट में बहुत तेज़ ऐंठन होगी और थोड़ा बहुत रक्त भी निकल सकता है। इसीलिए इसको जो है, जो खूनी बवासीर के मरीज़ होते हैं, उनको नहीं दिया जाता है और इसकी मात्रा हमेशा कम ही रखते हैं। और कम मात्रा में देने से खून को साफ करती है, सूजन को कम करती है, पेशाब को बढ़ाती है। नेक्स्ट, इसकी क्रिया देखेंगे तो ये अन्य लाभों में देखेंगे, क्योंकि ये स्निग्ध पिच्छिल होता है, वृश्य होता है, तो शुक्र को बढ़ाता है। मासिक धर्म में अगर नहीं आ रहे हैं, तो इसे देने से इसमें लाभ मिलता है, क्योंकि यह गर्भाशय की मांसपेशियों को भी उत्तेजित करता है और वहाँ पे रक्त संवहन को भी बढ़ा देता है। और कुमारी के लिए ये लाभदायक होता है, इसीलिए इसको कुमारी कहा गया है। और ये त्वचा के लिए और त्वचा से संबंधित जितने भी रोग हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक होता है और ये बुखार में भी बहुत ही अच्छा काम करता है। तो अगर आपको रक्त विकार है, दर्द है, सूजन है, पेशाब में रुकावट है, भूख नहीं लगती है, स्किन का कोई भी इन्फेक्शन है, पुराना कोई अगर रजोरोध है, मासिक धर्म नहीं आ रहा है, तो एलुआ का प्रयोग बहुत ही बढ़िया रहता है और एलुआ की बर्ती बनाकर रखने से भी रजोरोध में यानी कि मासिक ना आने में लाभ मिलता है। सामान्य शरीर की कमजोरी है, तो इसकी पत्र की जो मज्जा होती है, यानी कि जो घी जैसा पदार्थ निकलता है, उसको हल्का-सा पका लेंगे और कुमारी जिसको कुमारी पाक भी बोलते हैं, तो उसको लेने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जो इसके प्रयोग अंग हैं, तो नेक्स्ट करेंगे। प्रयोजंग में देखेंगे, प्रयोजंग मतलब जो प्रयोग वाला जो इसका अंग होता है पूरे पौधे में, वो पत्ता रहता है, पत्ता इसका प्रयोग में आता है। मात्रा इसकी 5 से 20 एमएल ही लेंगे और अगर एलुआ का चूर्ण ले रहे हैं, तो 100 से 300 मिलीग्राम तक ही लेंगे, 300 मिलीग्राम से अधिक ना लें। और ले रहे हैं, तो किसी चिकित्सक की देख-रेख में लें। रेचन के लिए इसका प्रयोग जो है, किसी क्षार के साथ या वातग्न या घी जैसी चीज़ों के साथ जो है इसका प्रयोग करें, ताकि पेट में मरोड़ ना पड़े और महीना लाने के लिए रजह काल से 1 सप्ताह पहले से ही इसका सेवन शुरू कर देना चाहिए। नेक्स्ट, इसको नहीं लेना है, तो उसमें देखेंगे कि जो अधिक मात्रा में चूँकि पेट में ऐंठन डालता है, इसलिए अधिक मात्रा में आपको नहीं लेना है और गर्भवती महिलाएँ इसको नहीं लेंगी। उसमें भी जो है
बहुत ध्यान देना होता है। और खूनी बवासीर के जो पेशेंट हैं वो इसकी मात्रा जो है इसको नहीं लेंगे। अधिक मात्रा में ये किडनी पर भी इफेक्ट डालता है, किडनी की कई बीमारियां बनाता है, तो उस पे भी ध्यान देना है। 3 महीने से ज्यादा इसका लगातार प्रयोग नहीं करना चाहिए। और बुखार में अगर है तो इसको पिप्पली चूर्ण के साथ, कफत ज्वर में जी अगर पुराना बुखार है, स्प्लीन बढ़ा है, तो भी उसमें ले सकते हैं। खून की अगर कमी है तो मार्केट में मंडूर वगैरह, लौह भस्म वगैरह मिलती हैं, तो उसके साथ भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। और इसके तेल बनाना जो है, तेल का प्रयोग भी स्किन स्किन डिजीज में बहुत सारा किया जा सकता है। हेलो। हम लोग आगे देखते हैं। बालों के लिए और स्किन के लिए, क्योंकि हम लोग इसको घरेलू प्रबंधन के रूप में और घरेलू स्तर पे इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो कुछ चीजें इससे बनती हैं जो बहुत ही उपयोगी होती हैं। तो उसमें पहला है, इसका तेल बनता है। जो अगर लंबे बाल चाहते हैं या बालों में जिसके डैंड्रफ वगैरह हमेशा रहता है, तो ऐसी स्थिति में एलोवेरा जेल, नारियल तेल, इनको समान मात्रा में लेकर, तो पहले एलोवेरा जेल को बहुत अच्छे से मिक्सी वगैरह में फेंट लेंगे और उसकी जेली बना लेंगे। तब उसको जो है अ, नारियल तेल में या तिल के तेल में 1 चम्मच मेथी का दाना डालकर, मेथी का दाना ऑप्शनल है, आप ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। लेने से इसकी स्किन की जो प्रॉपर्टी है, स्किन पर प्रभाव की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। तो सभी को एक लोहे की कढ़ाई में धीमी आंच पर झाग आने तक पकाएंगे, झाग बंद होने तक पकाएंगे। जब झाग आना बंद हो जाएंगे, उसके बाद इसको ठंडा करके कांच के पात्र में सुरक्षित रख लेंगे। यह तेल जो है स्किन पर, बालों पर, सभी जगह प्रयोग किया जा सकता है। इसे सूजन वाली जगह पे भी अगर हम लगाते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलता है। नेक्स्ट। अब घी कुमारी के जो है लड्डू भी बहुत फायदा करते हैं। इसमें क्या लिख के आ रहा है, अपने आप जाएगा। चलिए, एलोवेरा जेल जो है आधा कटोरी लेंगे। गेहूं का आटा जो है उसके बराबर मात्रा लेंगे, आधा कटोरी ही। गाय का घी जो है, जो इनकी मुठियां होंगी उनको तलने के लिए। चीनी का बूरा 1 कटोरी, यानी कि गेहूं का आटा और एलोवेरा जेल के बराबर, दोनों के बराबर। ड्राई फ्रूट्स जो है हम श्रद्धानुसार लेंगे, अगर है तो ले लेंगे, नहीं है तो ये ऑप्शनल है। खाली ये टेस्ट को बढ़ाने के लिए, यानी लड्डू के टेस्ट को बढ़ाने के लिए। और चूंकि ड्राई फ्रूट्स हैं तो उनके अपने प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके फायदे होते हैं, उन फायदों को बढ़ाने के लिए इसको डाल सकते हैं। बनाने की विधि क्या है? एलोवेरा जेल को मिक्सी में फेंट लेंगे। इसी से इसके गेहूं के आटे को या मूंग के आटे से भी ये मुठिया बनाई जाती हैं, तो मूंग के आटे को सख्त मारेंगे, बिल्कुल टाइट टाइट सा मार के। अब इस आटे की मुठिया बना लेंगे। नेक्स्ट। अब इन मुठिया को देसी गाय के घी में सुनहरा होने तक भून लेंगे। तली हुई मुठिया को ठंडा करके मिक्सी में पीस लेंगे। दरदरा पीस कर इसमें ड्राई फ्रूट्स को हल्का तलकर इसमें मिला देंगे। अब इस चूरमे को जो है बचे हुए घी में चीनी और ड्राई फ्रूट्स के साथ चीनी घुलने तक धीमी आंच पर पकाएंगे। जब चीनी घुल जाए तो इसको आंच से उतार दें, और जब छूने लायक ठंडा हो जाए तब इसको छोटे छोटे से लड्डू बनाकर, बहुत ज्यादा बड़े लड्डू नहीं बनाने हैं, बस छोटे छोटे से लड्डू बनाकर इसको कांच के पात्र में सुरक्षित रख लेंगे। रोज सुबह खाली पेट में अगर एक लड्डू खाते हैं तो ये शरीर अपने जो जितने भी लाभ हैं इन सभी को ये शरीर को देती है। और नेक्स्ट। जो लड्डू नहीं बना सकते हैं या तेल बनाने में जिनको दिक्कत है, वो इसकी सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं। इसकी सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है, हालांकि थोड़ी सी कड़वे स्वाद की रहती है, लेकिन उसका कड़वा स्वाद इसको उबालने से थोड़ा कम हो जाता है। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले एलोवेरा के 2 पत्ते ले लेंगे, सामान्य आकार के। अगर बड़े पत्ते आपके पास हैं तो एक पत्ता ही काफी है। उसमें 1 चुटकी हींग लगेगी, जीरा आधा चम्मच, सौंफ आधा चम्मच, तेल 1 से 2 चम्मच, हल्दी पाउडर जो है आधा चम्मच लगेगा, धनिया पाउडर 1 चम्मच, अमचूर पाउडर,
ताकि इसमें थोड़ी सी खटास रहे, वो आधा चम्मच डालेंगे हम। नमक जो है 1 चम्मच या स्वाद के अनुसार अपना डाल सकते हैं। हरी मिर्च जो है एक बारीक कटी हुई डालेंगे, अगर आपको कड़वा पसंद नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो एलोवेरा को अच्छे से साफ करके उसके किनारे जो कांटे वाले किनारे हैं उनको छीलकर निकाल देंगे। अब इसके छोटे छोटे आधा आधा इंच के टुकड़े काट लेंगे। इन टुकड़ों को उबलते हुए पानी में हल्दी और नमक डालकर कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए उबाल लेंगे। अब इन उबले हुए जो हमारे टुकड़े हैं इनको निकालकर 2 बार पानी से अच्छे से साफ कर लेंगे। नेक्स्ट, अब इसे साफ कर फ्राई पैन में तेल डालकर उसमें जीरा, हींग, आमचूर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये सभी चीजें मसाले वगैरह डाल के उनको अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद अब इसमें एलोवेरा के उबले हुए टुकड़े डालकर 3 से 4 मिनट यानी कि मसाले मिलने तक इसको मिलाना है, पकाना है। अब सब्जी आपकी तैयार है। इसको चूंकि ये दवाई है, इसको औषधि के रूप में ही आपको सेवन करना है। तो औषधि के रूप में ही आपको सेवन करना है, और कम मात्रा में ही इसको खाना है। एक व्यक्ति के द्वारा जो है एलोवेरा की सब्जी 4-5 पीस काफी रहते हैं। इसको प्रतिदिन खाया जा सकता है। इसके लिए सब्जी को फ्रिज, इसे जो बना के है सब्जी को 1 हफ्ता तक फ्रिज में सुरक्षित रखा जा सकता है। लेकिन कोशिश कीजिए कि इसको ताजा ही बनाएं। आपके घर में जितने मेंबर हैं उसके हिसाब से इसको ताजा बना के खाएंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। नेक्स्ट, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। नर्सरी से रिलेटेड या ये एलोवेरा से रिलेटेड किसी का कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकता है। सर मैं चाहूंगी कि आप ये पीपीटी भी एक बार ग्रुप में शेयर कर दें ताकि हाँ बिल्कुल इसकी बिल्कुल। जो विधि वगैरह है वो हम सभी अच्छे से नोट कर पाएं। जी जी जी, मैं शेयर करता भी हूँ, आप देखती होंगी शायद, मैं हाँ शेयर जी, करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल मैं सर। शेयर कर दूंगा क्योंकि ठीक है। मुझे पता है कि आप लोग एकदम ग्रास रूट लेवल से जुड़े हुए हैं। तो हाँ जी। क्योंकि ये बिल्कुल वैद्यगिरी वाला हिसाब किताब है, हम्म। तो बहुत देर तक नहीं याद रहेगा, मुझे पता है। इसीलिए नहीं मैं इसकी सर, पीपीटी ये जरूर इसीलिए शेयर कर देता हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा आप इसको पढ़ सकें और ये आपको याद रह सके। बिल्कुल सर, नहीं आपने बहुत ही अच्छे से समझाया और ये विधि वगैरह भी अच्छी लग रही है और बनाने भी आसान लग रही है। मतलब हाँ सिंपल लग रही है, इतना मुश्किल वाला काम नहीं है, तो इसका जरूर लाभ लिया जाएगा। जी जी, थैंक यू। और धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं चाहता भी हूँ कि आप जब औषधि पौधे घर में लगा रहे हैं तो उसको अधिक से अधिक जो है उसका प्रयोग स्वादिष्ट रूप में कितना प्रयोग कर सकते हैं उसी पे मैं ज्यादा ध्यान देने के प्रयास करता हूँ, क्योंकि कड़वा वड़वा जो है वो तो डॉक्टर के पास जाके भी मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर, और इसका नुकसान भी नहीं है, सबसे बड़ी बात है। जी 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 जी, बस मैंने जी उतना ही बता दिया कि इसको जो है अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना है, नहीं तो ये ऐंठन डालता है पेट में। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी, किसी का कोई और प्रश्न है? जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी सर, जो एलोवेरा का बीज का जो गूदा होता है जी जी, उसको हम, ऐसे ही खा सकते हैं क्या, एक हाँ दो बिल्कुल खा चम्मच? सकते हैं। अगर आपके पेट में हल्का फुल्का दर्द हो रहा है, गैस वाली जी दर्द या पाचन से संबंधित कोई दर्द हो रहा है, तो आप छोटा सा एक जो पहले 10 का सिक्का चलता था या आजकल जी जो जी 2 रुपए का सिक्का चलता है, उतना बड़ा पल्प आप काट लीजिए, उतना बड़ा गूदा आप गर्म पानी के साथ निगल जाइए। बहुत अच्छा लाभ मिलता है, तुरंत लाभ जी देता है वो। सर, थैंक यू सर। हाँ, जी सर, जी धन्यवाद सर। जी 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 जी। अब मैं फिर कहूंगा कि इसकी बहुत ज्यादा मात्रा नहीं लेनी है, औषधि है। औषधि थोड़ी मात्रा में लेने पे ही फायदा करती है, इसलिए आप इसको थोड़ा थोड़ा ही आपको सेवन करना है, या आप किसी प्रबंधन के रूप में ले रहे हैं तो भी थोड़ी सी मात्रा में ही काफी अच्छा लाभ देता है। अगर थोड़ी सी जी मात्रा सर, लाभ नहीं पहुंचा रही तब उसकी मात्रा जो है थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। जी हाँ बिल्कुल। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। सर जी नमस्ते। नमस्कार। सर मैं पूछना सर चाहती हूँ, बाल है ना, जैसे वो आपने जो पॉइल्स के लिए बताया, एलोवेरा को जैसे बाल में लगा सकते हैं क्या सर, गुदा? नहीं, एलोवेरा बहुत अच्छी, बाल बहुत झड़ते हैं तो। हाँ एलोवेरा बहुत अच्छी चीज है। आप इसको पहले स्किन पे लगाइए, बालों में लगाइए, फिर दांत के मसूड़े वगैरह जो होते हैं उन पे लगाइए, ठीक है ना। तो ये सभी जगह बहुत जी अच्छा फायदा करती जी है। सर। और एक इसका बहुत अच्छा एक प्रयोग है कि आप एलोवेरा
पल्प को निकाल के बढ़िया मिक्सी में चला लीजिए, उसमें थोड़ा सा कपूर की जी मात्रा आप डाल दीजिए और थोड़ा सा नारियल तेल मिला दीजिए। और आपके जो जी सर। पुराने घाव के दाग हैं, उन पे आप रेगुलर जी लगाते हैं, जो बहुत बहुत कई कई साल हो गए नहीं गए हैं, उन पे आप रेगुलर अगर लगाते हैं, यहाँ तक कि जो अ, माताएं होती हैं जिनके पेट में जो स्ट्रेच मार्क टाइप में पड़ जाते हैं, उन पे भी आप अगर हाँ रेगुलर जी। लगाते हैं तो आप देखेंगे उनकी अ, जो दाग हैं वो धीरे धीरे जाने लगते हैं या कम हो जाते हैं। ठीक कई है लोग सर। जले मेरे पास कई धन्यवाद। रोगी जले कटे वाले आते हैं, जो एलोवेरा खाली पल्प लगा लगा के उनके जो जले कटे वाले दाग थे वो चले गए। नमस्ते सर। नमस्कार। मैं करिश्मा बोल रही हूँ। ये पूछना था, जैसे आपने बताया कि मसूड़ों पे फायदा करता है, तो हाँ कैसे हाँ, करता है? मतलब अगर मसूड़ों पे स्वेलिंग है उसमें करेगा, या फिर ब्लड आ रहा है ये उसमें सभी पे करेगा? करेगा क्योंकि ये एंटीसेप्टिक भी होता है ना। इसको हाँ अगर हम लगाते हैं, चूंकि इसमें तिक तरस होता है और पीला पीला सा एक पदार्थ निकलता है जो हाँ। बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरियोसाइडल भी होता है। इसका कैंसर तक की में देखा गया है, बहुत अच्छा लाभ पहुंचता है, तो टीबी में। कैसे हाँ, बस खाली मसाज उसको लगा करना? लेना है बस दांतों में, मसूड़ों पे धीरे धीरे मालिश करनी है, उसके बाद गर्म पानी से आप कुल्ला कर दीजिए, जी। तो इसका या ऐसे पड़ा सुबह भी रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं, या हाँ, एक दोनों टाइम ही? टाइम कर सकते हैं, दोनों टाइम कर सकते जी। थैंक यू। हैं। हाँ, वेलकम। सर जी नमस्ते, मैं सीमा जी जी, पटवारी। नमस्कार। सर मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने अभी पॉइल्स के लिए बताया, तो जी, सर उसमें जिनको जैसे पहले से ब्लडिंग हो रही है या मसूड़ों में सूजन आ रही है, तो वो कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं? जिनको ब्लीडिंग आ रही है, मैंने अभी बताया कि चूंकि ये ब्लड और निकाल देता है, इसलिए जो खूनी बवासीर वगैरह होती है उसमें इसका हाँ। प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर बादी है, कफज वाली है, तो वहां पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। और सर जैसे रोज ही एसिडिटी होती है, खाना ठीक से खा भी नहीं पाते और मतलब पच भी नहीं पाता है, तो उसको कितनी मात्रा में हम रेगुलर ले सकते हैं? रेगुलर की मात्रा हमने अभी बताई आपकी, 30 से हेलो, हाँ सर बोलिए। इसकी मात्रा बस 10 से 20 ml तक ही लेनी है, जी ज्यादा मात्रा में इसको नहीं लेना है। बस 10 से 20 ml की मात्रा, अगर पत्र का स्वरस जैसे उगूदा आप ले रहे हैं तो 10-20 ml ले लेंगे, वो काफी है। या एलुआ का चूर्ण अगर जो ले रहे हैं तो 100 से 300 मिलीग्राम तक आप ले सकते हैं। उससे पाचन तंत्र अच्छा हो जाएगा, तो एसिडिटी वगैरह की समस्या भी धीरे धीरे दूर हो जाती है। जी सर, धन्यवाद सर जी। और बहुत से मैं 2-3 प्रयोग इसके और बता देता हूँ कि अगर जी पेट साफ करने के लिए तो ये सब प्रयोग करते ही हैं, लेकिन जिनका गुदा मार्ग ढीला होता है, जिसको गांव की भाषा में बोलते हैं कांच निकलना, तो हाँ। चूंकि वहां की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, इसलिए लैट्रिन का पूरा रास्ता बाहर निकल आता है। तो वहां पे भी अगर आप इसको खाते हैं, चूंकि यह जो है मांसपेशियों को ढीलेपन को मजबूत करता है, उसको संकोचित करता है, इसलिए वो भी धीरे धीरे सही हो जाता है। तो वहां पे भी इसका प्रयोग जो है खाने में कर सकते हैं और लगाने में भी कर सकते हैं। जी सर। सर आपने ऑयल का भी बताया था कि जिनके बाल झड़ते हैं, तो हाँ, एलोवेरा और ऑयल दोनों गरम करना है साथ में, या एलोवेरा को ठंडा करके फिर ऑयल मिलाना है? नहीं, एलोवेरा और ऑयल दोनों को साथ में मिला के झाग आएगा, जब तक झाग जी आता है तब तक आप उसको गर्म करते रहेंगे, झाग आना बंद हो जाए तब उसको आप उतार लेंगे। धीमी आंच पे करना है ये सारी प्रक्रिया, जी तेज आंच सर। पे नहीं कि हाँ हमको नानी के घर जाना है या पड़ोस के घर जाना है तो जल्दी जल्दी बना लें और निकल लें, तो खराब हो जाएगा तेल। जी सर। ठीक है ना, धीमी आंच पे, जितना धीमी आंच पे बनाएंगे उतना अच्छा तेल बनेगा। जी और जिनका यूटेरस धन्यवाद। प्रोलैप्स होता है, कुछ महिलाओं में जो है गर्भाशय जो है वो भी बाहर निकलने लगता है, तो वहां पे भी इसका अगर जो प्रयोग करते हैं, क्योंकि बताया ना इसको मांसपेशियों को संकुचित करता है, तो उसका ढीलापन, या जिनको आजकल बहुत ज्यादा बीमारी चलती है, क्या बोलते हैं, यूटेरस प्रोलैप्स हो जाता है, तो वहां पे इसको जो है खाने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जी सर, धन्यवाद सर जी। और किसी को कुछ क्वेश्चन है? चलिए, किसी का कोई प्रश्न नहीं है
तो आज का सत्र काफी अच्छा रहा, आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा।